हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल को। तो लास्ट वीडियो में हमने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा था। इस वीडियो में हम प्लांट सेल पर फोकस करेंगे। प्लांट सेल एनिमल सेल के मुकाबले रिजिड भी होती है स्ट्रक्चर में। उसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वो दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे मेम्ब्रेन कवरिंग सेल, जिसमें जो मेम्ब्रेन सेल को कवर करती है, और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। अब अगर इन मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लांट सेल पे एक सेल वॉल होती है और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमने एनिमल सेल में भी देखी थी। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है और इन्हें रिजिडिटी देती है। अब अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म में हम देखेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं। अब ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या है? कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं जो कि सिक्रीशंस होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के, उसमें आते हैं ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जैसे हम वैक्यूल्स वगैरह की बात करते हैं। तो प्लांट सेल दो तरह की कवरिंग होती है, एक सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म अगेन एनिमल सेल की तरह ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिवाइड रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनेल एक्स्ट्रा होते हैं एनिमल सेल के मुकाबले। तो अब हम डिटेल में प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है एक प्लांट सेल का। हमने जब एनिमल सेल बनाई थी तो वो कुछ ओवल शेप में इस तरह थी, लेकिन प्लांट सेल को हम हमेशा हेक्सागोनल या पॉलीगोनल शेप में बनाते हैं। तो कभी भी आप ड्रॉ करोगे प्लांट सेल तो उसको ओवल शेप में नहीं बनाया जाता, क्योंकि प्लांट सेल होती हैं रेक्टेंगुलर इन शेप या पॉलीगोनल इन शेप। तो प्लांट सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलते? तो सबसे पहले बात आती है वैक्यूल की, जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा जगह घेरे रहती है प्लांट सेल में, और इसी की वजह से इसका न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में खिसक जाता है या साइड में डिस्प्लेस हो जाता है। इसके अलावा हम प्लांट में देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। जैसा आपको पता है कि प्लांट ग्रीन होते हैं और अब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर प्लांट्स की सेल में पाया जाता है। और सबसे बाहर की तरफ, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, कि एनिमल सेल में सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में हमें सेल वॉल भी दिखती है। अब ये सेल वॉल सब जगह कंटिन्यूअस होती है, लेकिन बीच बीच में सेल वॉल की कुछ लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती, और वहाँ पर कुछ इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स जैसे होते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। तो अब हम एक एक करके हर स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सेल वॉल से। तो प्लांट की सेल वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ इसमें होती है मिडिल लैमेला। अब इसका नाम है मिडिल लैमेला और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो मिडिल लैमेला इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, मतलब मिडिल में प्रेजेंट होती है, और दोनों सेल के बीच में सीमेंटिंग वर्क का काम करती है। तो दो सेल के बीच में कनेक्शन का काम करती है, इसीलिए इसको हम मिडिल लैमेला बोलते हैं। ये बनी होती है पैक्टिन से, और कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर होती है अंदर की तरफ, जिसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल की। उसके बाद एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी सेल वॉल केवल उन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होती है जिनमें मैच्योरिटी आ जाती है। सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल प्लांट सेल को रिजिडिटी देती है, उनको फ्रेमवर्क देती है, शेप देती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का भी काम होता है। ये ऑस्मोसिस में हेल्प करती है, जिससे कि प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होती। तो सेल वॉल बनी होती है 3 लेयर्स की, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और मैच्योर सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल। मेन कंपोनेंट होता है इनमें सेलुलोज, लेकिन मिडिल लैमेला जो होती है वो पैक्टिन से बनी होती है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होती है नेचर में। अब इस सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है मटेरियल्स के आने जाने के लिए सेल के अंदर और बाहर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं, जिसमें बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। कुछ प्रोटीन इसके अंदर रहती हैं जिन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं,
कुछ पेरिफेरी पर प्रेजेंट होती है जिन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। काम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ये शेप देती है मेम्ब्रेन सेल को, और उसके अलावा अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि मूवमेंट को रेगुलेट करती है, क्या अंदर आएगा सेल के और क्या बाहर जाएगा। इसके अलावा ये होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करती है सेल में। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ चलते हैं तो सेल में भरा रहता है एक कलरलेस लिक्विड जो कि होमोजीनस सब्सटेंस होता है। यहाँ मैंने इसे ग्रीन शेडेड पार्ट में दिखाया है, लेकिन अगर सेल की बात करें तो ये कलरलेस होता है। ये बना होता है 90% ऑफ द वाटर, और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड, विटामिन, एंजाइम्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसी साइटोप्लाज्म में ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल है ये फ्लोट करते रहते हैं। जो मेम्ब्रेन के पास साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो ये था साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो कि कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में होते हैं 4 मेन कंपोनेंट्स। सबसे बाहर की तरफ आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उससे अंदर की तरफ एक फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इस फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोलस और ये क्रोमेटिन मटेरियल। तो सबसे बाहर की तरफ अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियस सराउंडेड रहता है एक डबल वॉल से, जिसमें बाहर की तरफ आपको मिलेगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उससे अंदर की तरफ एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में रहता है एक स्पेस जो आप ये देख रहे हो। इसके अलावा बीच बीच में इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आपको कुछ पोर्स भी मिलेंगे जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अब इन पोर्स का क्या काम होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। अब इस न्यूक्लियर पोर से अगर हम न्यूक्लियस के अंदर आए तो इसके अंदर भरा रहता है एक डेंस फ्लूइड जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर आपको मिलेंगे न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। अब अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती और ये सेल के लिए राइबोसोम प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इसे हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राइबोसोम सेल में प्रोड्यूस होते हैं वो यही न्यूक्लियोलस में बनते हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल जो पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में वो काम करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और बना होता है न्यूक्लिक एसिड से, जिसे हम डीएनए और आरएनए की फॉर्म में भी जानते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर अटैच रहती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमें सेल में भी यहाँ दिख रहा है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस में क्या क्या मिलता है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, उससे अंदर की तरफ एक डेंस लिक्विड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें हमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल मिलता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड होती है उस टाइम पर ये क्रोमोसोम बनाता है और सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। तो न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस का फंक्शन है ये ब्रेन है सेल का, मतलब सेल को कंट्रोल करता है। सारी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो यही न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होती है। उसके अलावा सेल डिवीज़न में जैसा हमने बात की ये क्रोमेटिन मटेरियल पार्टिसिपेट करता है। तो ये बात हो गई न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस से बाहर की तरफ अगर हम मेम्ब्रेन पर देखें तो अटैच रहती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर अटैच रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लार्ज नेटवर्क है फ्लूइड फील्ड इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। जैसा आप यहाँ देख रहे हो ये आपस में इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये दो तरफ मैंने बनाई है, एक तरफ आपको ये ऑरेंज कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे। तो ये क्या है? ये होते हैं राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच रहते हैं तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये प्रेजेंट नहीं होते, जैसा आप यहाँ दूसरी तरफ देख रहे हो, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर नहीं प्रेजेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? ये एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल की तरह आप समझ सकते हो। तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये काम आती है। इसके अलावा ये इस तरह जाल की तरह फैली रहती है, तो ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी है और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। इसके अलावा
रफ ईआर पर जहाँ पर राइबोसोम अटैच रहते हैं वो बनाती है प्रोटीन को, और सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट दोनों का काम ही इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इसके अलावा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये प्रोड्यूस करती है या ये बनाती है लिपिड्स को। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होती है लिपिड्स की। तो ये बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये जो राइट साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को डिक्टायोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और ये ऐसा लगता है कि जैसे कई सारे बैग एक के ऊपर एक रख दिए हो, मतलब उनका स्टैक बना दिया हो। तो ये बैग्स स्टैक करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। इन डबल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा रहता है और एक बैग को या एक यूनिट को हम सिस्टर्न कहते हैं और बीच में आपको ये ल्यूमन दिखाई देती है। तो गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है? गोल्जी बॉडी सेल में पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करती है। मतलब जितने भी सिक्रीशंस हैं सेल के, जैसे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स है, सेल्यूलोज है, ये सभी इसकी सिस साइड से एंटर करते हैं और वेसाइकल्स की फॉर्म में इसकी ट्रांस साइड से सिक्रीट कर दिए जाते हैं सेल के बाहर। तो जैसा आपको यहाँ पर ये सिक्रीटरी वेसाइकल्स भी दिख रही होंगी। तो वेसाइकल्स की फॉर्म में जितने भी सिक्रीशंस हैं वो पैक होते हैं इसके अंदर और सेल के बाहर जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये सिक्रीटरी वेसाइकल्स के थ्रू सिक्रीट कर दिए जाते हैं। तो गोल्जी बॉडी प्लांट में डिक्टायोसोम्स बना होता है, स्टैक्स ऑफ बैग्स या बैग एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं और इनका काम है पैकेज करना और डिस्पैच करना जो भी मटेरियल्स सेल में बनते हैं अपनी सिक्रीटरी वेसाइकल्स के थ्रू। दो साइड होती है इसकी, सिस साइड और ट्रांस साइड। तो सिस साइड की तरफ से जितने भी मटेरियल्स हैं वो एंटर करते हैं और ट्रांस साइड की तरफ से वो सिक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये था गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। यह है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बाहर माइटोकॉन्ड्रिया कवर रहता है एक मेम्ब्रेन से जिसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो ये ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी। अंदर की तरफ जो इसकी दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है, जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टी। अब इसकी शेप कैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की? जैसे आपको दिख रही है ओवल रॉड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कवर रहते हैं डबल मेम्ब्रेन से। बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर बनाती है क्रिस्टी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? जैसे हमने अभी बोला कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये सेल के लिए पावर प्रोड्यूस करता है। मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू इसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम एटीपी भी कह सकते हैं और इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की भी सिंथेसिस होती है। उसके अलावा ये कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को भी सेल में रेगुलेट करता है। तो तीन काम हो गए इसके। एक तो ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है एटीपी के थ्रू, दूसरा ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो यूज़ होते हैं रेस्पिरेशन में उनका भी सिंथेसिस करता है, और थर्ड वन ये कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को सेल में रेगुलेशन का काम भी करता है। और स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर इनर, और इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है और इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी मिलते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करेंगे वो है राइबोसोम। राइबोसोम सेल में ऐसे ही फ्रीली भी पड़े रहते हैं, जैसे आपको ये ब्लैक ब्लैक से डॉट दिख रहे होंगे। उसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें 80S राइबोसोम होता है और उसकी दो यूनिट होती हैं, एक 60S और दूसरा 40S। अराउंड 60% जो राइबोसोम होता है वो मिलकर बना होता है आरएनए से और बाकी का बचा हुआ मिलकर बना होता है प्रोटीन से। तो राइबोसोम का क्या काम होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ये असेंबल करती हैं अमाइनो एसिड को जो कि प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स की दो यूनिट होती है, 60S और 40S। ये प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन को कैरी आउट होते हैं, बाउंड होते हैं कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर फ्री साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। और दोनों ही कंडीशन में कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं होता, काम भी सेम है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये बात हो गई राइबोसोम की। तो जो नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही दिखाई देते हैं वो है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा ये वैक्यूल। तो अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की।
क्लोरोप्लास्ट प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे लीफ वगैरह में। तो लीफ है और अगर स्टेम भी एक प्लांट का ग्रीन है तो वहाँ भी ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अलावा दो और पिगमेंट होते हैं, जिसमें आता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स में, फ्लावर्स में यहाँ हमें देखने को मिलता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो उन एरियाज़ में प्लांट में मिलता है जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती या जो एक्सपोज नहीं होते सनलाइट को। तो क्लोरोप्लास्ट के अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसमें जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन कहलाती है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड भरा रहता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। अब ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इस तरह से, कुछ एक के ऊपर जो एक स्टैक बनाए हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं थाइलेकॉइड। तो ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है थाइलेकॉइड, जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो, और ये पूरा स्टैक कहलाता है ग्रेनम। तो इन्हीं थाइलेकॉइड के बीच में भरा रहता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक स्टैक कहलाता है ग्रेनम और सारे स्टैक्स मिलके कहलाते हैं ग्रेना। तो इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लिपिड और स्टार्च भी हमें क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देता है। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूल की। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्लांट सेल में उसे हम वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल मेजर पार्ट कवर किए रहती है प्लांट सेल में, और ये सिंगल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक बैग सा बड़ा सा प्लांट सेल में ये प्रेजेंट रहता है और ये सेल को टर्जिडिटी देता है। इसका क्या फंक्शन होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। और इस वैक्यूल में भरा क्या रहता है? डिजॉल्व मटेरियल, जैसे अमाइनो एसिड हो गए, शुगर हो गए, और कई ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स इस वैक्यूल्स में भरे रहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ये सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है जिससे कि प्लांट सेल टर्जिड बनती हैं। तो ये हो गई वैक्यूल प्लांट सेल में। इन सभी स्ट्रक्चर के अलावा प्लांट सेल में हमें ये साइटोस्केलेटन भी देखने को मिलता है। तो इस साइटोस्केलेटन का क्या काम होता है? ये फ्रेमवर्क बनाता है सेल में, और ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से। इसका मेजर काम क्या है साइटोस्केलेटन का? सेल वॉल फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट। तो प्लांट सेल में एनिमल सेल की तरह कुछ लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका नंबर एनिमल सेल के मुकाबले कम होता है। तो लाइसोसोम का वही सेम फंक्शन होता है जो हमने एनिमल सेल में देखा था, कि ये एज ए गार्बेज बैग या सुसाइडल बैग की तरह काम करते हैं, और जितनी भी डेब्री होती है या सेल के डिग्रेडेड पार्टिकल्स होते हैं यहाँ लाके डिग्रेड कर दिए जाते हैं। तो लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। इसके अलावा दो माइक्रो बॉडीज पेरोक्सीसोम और स्पीरोसोम्स भी प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो पेरोक्सीसोम का क्या काम है? पेरोक्सीसोम फोटो रेस्पिरेशन में काम करती है, जबकि ये स्पीरोसोम जो होते हैं लिपिड की स्टोरेज और क्यूटिन और वैक्स की सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये था यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। हमने 3 स्ट्रक्चर जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं वो डिस्कस किए, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। इसके अलावा जो अदर स्ट्रक्चर थे या सेल ऑर्गेनेल थे वो हमने एनिमल सेल में भी देखे थे। इसके अलावा जो पेरोक्सीसोम और स्पीरोसोम होते हैं, पेरोक्सीसोम हमने एनिमल सेल में भी देखे थे, वहाँ इनका फंक्शन कुछ और था, लेकिन यहाँ पर ये कुछ और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को हमने एक जर्नल ओवरव्यू में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो से हम हर ऑर्गेनेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।